हाय डियर फ्रेंड्स। आइए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से यूपीटीजीटी या पीजीटीआईएलटी में या कोई भी कंपटीशन जो मैथ से जिसमें क्वेश्चन आता है तो उसमें कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि समुच्चय कहते किसे यानी सेट किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिफिनेशन को ही क्लियर करते हैं कि सेट क्या है। तो समुच्चय शब्द जो है वो, जैसे हम समुच्चय शब्द का प्रयोग बहुत समय पहले से करते हैं, लेकिन इसका गणित के रूप में विधिवत अध्ययन जो है वो जर्मन के एक गणित के विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जितने भी समुच्चय शब्द से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे समूह शब्द है, जैसे समूह है, समूह शब्द है, या संग्रह शब्द है, संग्रह शब्द है, समूह शब्द है या संग्रह शब्द है, या ताश के पत्तों की गड्डी है, या वस्तुओं का ढेर है। तो इन सभी शब्दों का जो हम सब लोग प्रयोग करते हैं, उन सभी शब्दों के लिए गणित की भाषा में सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे ही हम समुच्चय या सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन यदि हम देखें तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, यदि हम सुपरिभाषित शब्द को निकाल दें, यानी जो वेल डिफाइंड शब्द दिया है, यदि इसको हम निकाल दें तो सीधे डायरेक्ट वही डिफिनेशन हुआ कि वस्तुओं के समूह या संग्रह या ढेर कह लीजिए, या गुच्छा कह लीजिए, या ताश के पत्तों की गड्डी कह लीजिए, उन सभी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक शब्द जोड़ा गया जो है सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है या वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुनिश्चित या डिफिनिट, और सुस्पष्ट या डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों शब्दों का मतलब हम समझेंगे कि सुनिश्चित का मतलब क्या होता है और सुस्पष्ट का मतलब क्या होता है। तो सुनिश्चित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी स्टेटमेंट कहें तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी निश्चितता होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि क्लास 10th के अच्छे बच्चों का एक सेट बनाइए, तो इससे सेट आप नहीं बना सकते या इससे कोई सेट नहीं बन सकता। लेकिन यदि इसी चीज़ को हम कहें क्लियर रूप में कि क्लास 10th या 11th के 80% से ऊपर मार्क पाने वाले सभी बच्चों का एक सेट या बनाइए या समुच्चय बनाइए, तो ये है आपका स्टेटमेंट जो है वो क्लियर है। तो इसके द्वारा आप सेट बना सकते हैं, यानी जो बच्चे 80% से ऊपर मार्क पाए हैं उन सभी बच्चों का एक सेट आप बना सकते हैं, एक ग्रुप आप बना सकते हैं। ठीक है और दूसरी बात है जो सुस्पष्ट यानी डिस्टिंक्ट होने का, तो सेट के जो एलिमेंट हो उसमें एक क्लियरिटी होनी चाहिए, एक अपना हर एलिमेंट का एक अपना अद्वितीय पहचान होना चाहिए, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि एक सेट में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, एक अलग पहचान होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम एक समुच्चय कह सकते हैं। जैसे यदि हम एक सेट लें, मान लीजिए यस कोई एक सेट है जिसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर यस जो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय यानी यह एक सेट है। ठीक है, अगला जो है वो है आपका सेट के नोटेशन, यानी सेट को हम किस प्रकार से मतलब किस संकेत के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आइए, जो दूसरा टॉपिक हमारा है समुच्चय संकेतन यानी सेट नोटेशन। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं समुच्चय के संकेतन के लिए। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है, या कैपिटल बी है, या कैपिटल सी है, डॉट डॉट कैपिटल एक्स है,
या वाई है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों का, इन सभी लेटर का प्रयोग करते हैं हम समुच्चय संकेतन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय हमें बनाना है तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर, या एलिमेंट के लिए व्यक्तियों का नाम हो सकता है, स्थानों का नाम हो सकता है, या वस्तुओं का नाम हो सकता है, या कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, अंक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट में लिए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक कोई सेट बनाते हैं, हमने सेट लिया ए, तो ये एक समुच्चय है। समुच्चय के सभी एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है, और हर एलिमेंट को अलग करने के लिए उनको कामा, उनके बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और स्मॉल सी है, ठीक है। तो इस तरह से ए एक सेट हुआ जिसमें हम एलिमेंट स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी लेते हैं, ठीक है, और इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा समुच्चय का संकेतन। और यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यदि हमें ये दिखाना है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए बिलोंग की साइन जो होती है उसका प्रयोग हम करते हैं। ये आपकी बिलोंग की साइन है, और यदि इसी को हम क्रॉस कर दें तो ये नॉट बिलोंग की साइन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे बिलोंग और नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट इस वाले सेट में दिए गए हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, ठीक है। अब हम कहें तो इसमें ए जो है इस सेट में बिलोंग करता है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, यानी एलिमेंट जो ए है उस सेट ए में बिलोंग करता है, ठीक है। या ए, बी और सी, ये तीनों एलिमेंट जो है इस सेट में बिलोंग करते हैं, तो इनको हम दिखाएंगे कि ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम नॉट बिलोंग की साइन लगा करके प्रदर्शित करेंगे। जैसे डी एलिमेंट है मान लीजिए, तो डी इसमें नहीं है तो हम दिखाएंगे कि डी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसके लिए हम नॉट बिलोंग की साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं कि कोई सेट में है या नहीं है। अब इसके बाद हम देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेट को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर देखिए हेडिंग है आपका कि समुच्चय का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, यानी रोस्टर और टेबुलेशन फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है रोस्टर विधि या टेबुलेशन फॉर्म जिसे कहते हैं, यानी सारणीय विधि या तालिका विधि, और दूसरा जो है वो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, ठीक है। तो सारणीय विधि का मतलब ये होता है, जैसे ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड एंड separated by commas and are enclosed within curly brackets, ठीक है। जैसे अगर सारणीय विधि या तालिका विधि में हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है या बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेट को हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लेते हैं उन सभी एलिमेंट को कामा के द्वारा अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, एलिमेंट बी है और एलिमेंट सी है, तो इनको हम कामा लगा करके अलग करके और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देते। तो इस प्रकार से जो भी सेट कंप्लीट होता है उसे हम सारणीय विधि या रोस्टर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेट ए है, सेट ए में 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये आपका सारणीय विधि या रोस्टर फॉर्म में लिखा गया सेट है, ठीक है। ये भी आपका सेट जो है ये रोस्टर फॉर्म में ही कहलाएगा, ठीक है। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, आइए इसको हम सीखते हैं। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से के द्वारा जो हम सेट बनाते हैं, यानी जो समुच्चय बनाते हैं
उनमें क्या होता है कि सेट के सभी एलिमेंट को ना लिख करके उनको एक विशेष गुण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हम सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड या गुण निर्माण विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं, सेट ए है, जिसमें मान लीजिए हमें अवयव लेना है, यानी एलिमेंट जो है सम संख्याओं का लेना है। तो अब सभी सम संख्याओं को तो हम दिखा नहीं सकते, तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स सच दैट, जहाँ एक्स क्या है, एक्स एक सम संख्या है, एक्स क्या है, एक सम संख्या, एक्स एक सम संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार से जो सेट बनता है इसे हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सेट के सभी एलिमेंट को हम ना लिख करके बल्कि उसको एक विशेष गुण के द्वारा प्रकट किए हैं, तो इसीलिए इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा है वो है समुच्चय के प्रकार। आइए अब हम ये देखते हैं कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, समुच्चय को किस प्रकार मतलब कितने कितने प्रकारों में व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रिक्त समुच्चय, यानी टाइप्स ऑफ सेट में यदि हम देखें समुच्चय के प्रकार को देखें तो सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला जो हेडिंग है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम नल सेट या इम्पटी सेट या नल सेट या इसी को हम बायोड सेट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट कहते हैं, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या डेनोट करते हैं। एन इम्पटी सेट इज द सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट। ठीक है, यानी एक ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट लाई न करते हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय या नल सेट या उसी को बायोड सेट या इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई फाई आर करली ब्रैकेट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम करली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर एलिमेंट आ जाएगा तो वो आपका सिंगल्टन सेट यानी एकल समुच्चय हो जाएगा, जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट हो जाता है तो वो सिंगल्टन सेट कहलाएगा। इसलिए सिर्फ करली ब्रैकेट होना चाहिए, और या नल सेट को दिखाने के लिए हम सिर्फ फाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाई भी आपका नल सेट ही है, और ये करली ब्रैकेट जो है ये भी आपका नल सेट या इम्पटी सेट ही है। फॉर एग्जांपल के लिए ये करली ब्रैकेट और फाई इज इम्पटी सेट। ठीक है, तो ये है आपके इम्पटी सेट है। अगला जो है वो है आपका एकल समुच्चय, जिसे ही हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। ऐसे समुच्चय को जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय या सिंगल्टन सेट कहलाता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल्टन सेट। एक ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई करे, तो उससे हम सिंगल्टन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और वी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखिए सेट ए में जो है अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी x इज इक्वल टू 4। एक x एक ऐसा सेट वैल्यू है, एक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक अवयव आपको मिलता है, वो कौन सा है, 4, यानी सेट a इज इक्वल टू 4, सेट a इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हुआ सिंगल्टन सेट। ठीक, सेट बी भी है उसी प्रकार से, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई करें उसे हम सिंगल्टन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। अगला जो है हमारा वो है परिमित समुच्चय। अब देखिए यदि हम संख्याओं के आधार पर देखें समुच्चय के प्रकार को, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परिमित समुच्चय यानी
फाइनाइट सेट और दूसरा जो है उसे हम अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है, यानी फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसे हम परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। यानी ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो यानी फाइनाइट हो, तो उसे हम परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। ये फाइनाइट सेट इज ए सेट इन व्हिच देयर आर ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है जिसमें 2, 4, 6 और 8 इतने एलिमेंट हैं, तो ये कौन सा सेट है, ये है आपका फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहलाएगा। या V एक सेट है जिसमें ABCD यानी 4 एलिमेंट है, ये भी आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है। फाइव ही जो जिसे हम नल सेट या रिक्त समुच्चय कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट को भी हम नल सेट या रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो फाइव और नल सेट या बायोट सेट जो है, ये सभी आपकी परिमित समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए परिमित समुच्चय के लिए कोई एक सेट हमने लिया, जैसे सेट ए है, और इसमें हमने सम संख्याओं का एक समुच्चय बनाना है जिसमें 2, 4 डॉट डॉट करके और कहाँ तक 20 यानी 20 तक अवयव लेने हैं। तो ये भी आपका क्या है, परिमित समुच्चय ही है। ठीक है। या सेट बी है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल लेटर्स हैं, जैसे ए है, वी है, डॉट डॉट एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई और जेड है। तो इस प्रकार से जो सेट होंगे उन्हें हम परिमित समुच्चय कहेंगे। या सप्ताह के दिनों के जो नाम हैं वो भी आपके परिमित समुच्चय होंगे, या महीनों के नाम है, वर्षों के नाम है, तो इन सभी को हम परिमित समुच्चय कह सकते हैं या इनसे परिमित समुच्चय बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट, इसे हम अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो वह अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 3, 9, 27, 81 डॉट डॉट एक अनंत समुच्चय है जिसका nth अवयव 3 पावर n-1 है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो सेट है इसमें जो nth अवयव है वो 3 के पावर n-1 होगा। कहने का मतलब कि यदि हम इसमें मान लीजिए 4 एलिमेंट लेते हैं तो n का पावर कितना हो जाएगा। मान लीजिए हम 4 एलिमेंट लिए तो 3 की पावर, अगर 4 एलिमेंट लिए तो 3 की पावर n की जगह पर रखेंगे 4 और -1 हो जाएगा। ठीक, यानी 1 जो है सब में से घटता चला जाएगा। तो अब 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 27। यानी जब 4 एलिमेंट होंगे तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे 27 पर। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 27 यानी अगर 4 एलिमेंट लेते हैं तो इसका जो nth यानी लास्ट वाला पद होगा वो 27 होगा। अगर एक पद और बढ़ाते हैं तो 81 होगा। ठीक, कम करते हैं यानी 3 पद रखते हैं तो 9 होगा। अगर मान लीजिए एक ही पद है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है 3 है, 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है, लेकिन ये 1 का रेशियो जो है ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए पहला वाला जो पद है 1 पर। ठीक, तो अगर एक ही एलिमेंट है तो 3 की पावर n की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 1 में से जब 1 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 0। ठीक, 3 की पावर 0। और किसी भी संख्या के यदि पावर 0 है तो उसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, उसको हम बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 लिखा है, चाहे आप डायरेक्टली यहाँ आप 1 लिखें और या आप यही लिखे रहने दें 3 की पावर 0। ठीक, जैसे यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो चाहे इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 मतलब 1 है। समुच्चय, हाँ, तो इस प्रकार से समुच्चय ए जो है ये है आपका एक अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ए सेट दैट इज
नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, यानी किसी भी अपरिमित समुच्चय को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, उनको हमेशा हमें सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड से ही लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके, ये जो सेट है आपका ये अपरिमित समुच्चय कहलाता है, या सम संख्याओं का समुच्चय जिसमें 2 4 6 8 10 है, तो यह भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय है। अगला है आपका इक्वल सेट। अब इक्वल सेट किसे कहते हैं? टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए and is an element of set B, and also every element of set B is an element of set A। कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे सेट होने चाहिए, मान लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है, तो ये दोनों इस प्रकार से सेट हो कि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में लाई करते हों और सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में हो और सेट B के भी सभी एलिमेंट सेट ए में लाई करते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, जैसे x बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू बी। x एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, तो इसे हम इस प्रकार से सेट ए को सेट बी के इक्वल कह सकते हैं। एलिमेंट के क्रम में कोई मतलब क्रम में परिवर्तन हो तो कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, सेट ए में 2 6 8 ये 3 एलिमेंट हैं, तो सेट बी में भी 6 to 8 यानी वही एलिमेंट है। जो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करते हैं सेम वही एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। तो इस प्रकार से हम सेट इक्वल सेट की डिफिनेशन क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है। इसके बाद जो अगला है वो है आपका इक्विवेलेंट समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट समुच्चय। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर आर कार्डिनल नंबर आर सेम, दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी। मतलब दो ऐसे सेट होने चाहिए जिसमें एलिमेंटों की संख्या जो है वो सेम होनी चाहिए। एलिमेंट सेम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके जो अवयव हैं अवयवों की संख्या यानी कार्डिनल नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं जिसमें 2 4 और 6 तीन एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट है V जिसमें A B और C तीन एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो 2 4 6 एलिमेंट है और इसमें A B C एलिमेंट है। तो ये दोनों सेट जो है इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनका कार्डिनल नंबर सेम है, यानी तीन एलिमेंट इसमें भी हैं तीन एलिमेंट इसमें भी हैं। तो ये इक्विवेलेंट यानी समतुल्य समुच्चय होगा, यानी सेट ए जो है ये सेट बी के तुल्य समुच्चय है। ठीक है, two set are said to be equivalent if they have the same number of element, यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो तो उनको हम इक्विवेलेंट समुच्चय या समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। अगला है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय यानी यदि सेट ए और बी ऐसे दो सेट हों कि ए के सभी अवयव सेट बी के भी अवयव हों, तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय या सबसेट होता है। ठीक है, यानी एक सेट ए और सेट बी दो इस प्रकार से हों कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में लाई करते हो, तो हम ये कहेंगे कि जो सेट ए हमारा है
ये सेट बी का सबसेट है। यानी और सबसेट की जो साइन होती है वो हम इस प्रकार से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सेट सबसेट ए सबसेट बी। ठीक है, यानी ए के सभी एलिमेंट यदि बी में लाई करते हैं तो हम उसे ए सबसेट बी कहते हैं। अगर इसको मैथ की भाषा में देखें तो ए सबसेट बी इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू ए देयर इम्प्लाइड एक्स बिलोंग्स टू बी। बी के सभी एलिमेंट ए में हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करते हो तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी। अगला है उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी इज नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव इस प्रकार हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई एक सेट है और ए कोई एक सेट है जिसमें 2, 4, 6 और 8 ये एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 और 10 ये एलिमेंट उपस्थित है। तो यहाँ पर हम सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक, और इसको हम प्रॉपर सबसेट की साइन इस तरह से दिखाते हैं। ये जो है ये प्रॉपर सबसेट की साइन है। इस कंडीशन में सेट बी को सेट ए का अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट कहते हैं। जैसे सेट बी को यदि हम देखें तो सेट बी को सेट ए का अधिसमुच्चय या इसे हम सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सेट यानी सेट बी जो है यह सेट ए का सुपर सेट कहलाता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। अगला जो है समुच्चयों का समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसकी अवयव स्वयं समुच्चय हो समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। यानी एक ऐसा सेट हो जिसके जो एलिमेंट हो जो अवयव हो वो स्वयं अपने आप में एक सेट हो, तो उसे हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 जो है ये नल सेट है और सेट ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, ए भी आपका एक सेट है, और ये सभी सेट एक सेट के अंदर हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेट ए को समुच्चयों का समुच्चय यानी सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके सेट ऑफ सेट यानी समुच्चयों का समुच्चय के उदाहरण है। अगला जो है आपका वो है घात समुच्चय, जिसे हम घात समुच्चय यानी जिसे हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट का मतलब होता है दिए हुए समुच्चय, मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है, तो इस समुच्चय ए में मान लीजिए ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट हैं। इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सभी सबसेटों की जो संख्या होती है उसे हम सेट ए के घात समुच्चय कहते हैं। यानी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, और इससे पी ऑफ ए से निरूपित किया जाता है। जैसे इसको अगर हम मैथ की भाषा में लिखें तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये है आपका घात समुच्चय हुआ। यानी जैसे मान लीजिए सेट ए के जितने भी सबसेट हैं तो उन्हें हम
घात समुच्चय कहते हैं और इसको एक फार्मूला 2 के पावर n के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतने ही उनका सबसेट बनेगा। अगला जो है समष्टीय समुच्चय या इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यदि दिए हुए सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय U के उपसमुच्चय होते हैं तब उस अवस्था में सेट U को यूनिवर्सल सेट यानी समुच्चय समष्टीय समुच्चय कहते हैं। यदि दिए हुए सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय U के उपसमुच्चय होते हैं तब उस अवस्था में सेट U को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट U है जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी जो लेटर हो बिलोंग करते हैं, जैसे A है, B है और C है, डॉट डॉट X है, Y है और Z है। और एक दूसरा सेट है A जिसमें ओवेल्स के लेटर लिए गए हैं, जैसे A है, E है, I है, O और U। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है, A के लिए सेट U जो है वो यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय कहलाएगा और समष्टीय समुच्चय है। अगला है असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट। दो अथवा दो से अधिक समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव कॉमन न हो। यानी दो या दो से अधिक ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, समान ना हो, तो उन्हें हम असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है एंड सेट बी में पी क्यू आर एलिमेंट है जो कि सेम नहीं है, इसलिए इनको हम डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अगला है पूरक समुच्चय कंप्लीमेंट्री सेट। यदि ए एक समुच्चय है तथा उसका समष्टीय समुच्चय है तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे ए कंप्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं या इसे हम ए कंप्लीमेंट लिखते हैं या ए डैश लगा करके इसे प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पिछला ही एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देते हैं। जैसे एक मिनट, यूनिवर्सल सेट की इसमें देखिए जैसे यू क्या है, यू जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है, ए के लिए ये यू जो है यूनिवर्सल सेट है। अब ए में कितने एलिमेंट हैं, ए ई आई ओ यू। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो इन पांचों एलिमेंट को छोड़ करके यू के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट में लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यू एक सेट है जिसमें ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई और जेड ये सभी एलिमेंट लाई करते हैं। और ए एक दूसरा सेट है जिसमें सिर्फ ए ई आई ओ और यू ये पांच एलिमेंट जो अल्फ़ाबेट के ओवेल्स हैं लाई करते हैं। अगर हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यू के वह एलिमेंट जो ए में लाई ना करते हों, ए के वह एलिमेंट जो यू में लाई ना करते हों और यू के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी इसमें ए की कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं यानी कॉन्सोनेंट जितने भी हैं वो सभी ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो है
अंतर समुच्चय है, डिफरेंट सेट। मान लीजिए कोई दो सेट है, दो सेट हम ले लेते हैं। सेट समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयव नहीं है, समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 2, 4, 5 और 6 एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट बी है जिसमें 2, 4 एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पर a माइनस बी निकालें तो सेट ए के वह एलिमेंट जो बी में ना हो a माइनस बी में आते हैं। यहाँ पर 5 और 6 जो है ये आपका a माइनस बी में आएगा, और ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट, यानी समुच्चय का अंतर, समुच्चय का अंतर। अगला है सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका सेट हम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट कहें, यानी एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का सेट जो है हम 1 से 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, ये क्या है? एक मतलब सेट है, एक समुच्चय है, एक अपरिमित समुच्चय है जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे इंटीजर नंबर का है, जैसे i है। i में क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से डॉट डॉट करके -1, 0, 1 और 1, फिर डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनिटी तक ये टोटल नंबर जो है इंटीजर के अंदर आते हैं। तो ये टोटल इंटीजर नंबर का सेट हुआ जो इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे i प्लस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 0 इंटीजर है और निगेटिव इंटीजर है, इसमें 0 भी आ जाएगा, और निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट करके -2 और -1 तक एलिमेंट आते हैं। ठीक, तो इन्हें हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और ऐसे आपके रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स का सेट है, कोइंसिडेंट नंबर का सेट है। तो इन बहुत सारे जितने भी नंबर दिए हैं उन सभी का आप एक सेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो समुच्चय की मेन जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है उनको आज की क्लास में हम लोगों ने देखा, और अगले जो भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में, इसके बाद जो फार्मूला है उनको हम करेंगे, और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। फिर जो आने वाले क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आज की जो क्लास है बस यहीं तक। इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो कल शाम 8 बजे है। आज यहीं तक। थैंक यू।